देखिए क्वेश्चन 2020 नीट और क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या है कि हमारे पास कैपिलरी ट्यूब के विषय में बताया जा रहा है। कैपिलरी ट्यूब जो इमर्ज की गई वाटर में, वाटर है मेरे पास, ठीक है, वाटर में कैपिलरी ट्यूब इमर्ज की गई है। पहला केस क्या है, जब इसको हमने इमर्ज किया है उस समय इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है r, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है h, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल h है। इसकी रेडियस r है और जो हाइट है वो h है। इसके बाद इसका जो मास है वो मास कितना है, मास है 5 kg। कितना है, 5 kg। ये पहला केस है, यहाँ पर इसका वेट जो है वो 5 kg है, मास है, इसको हम लोग m1 कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने कैपिलरी को इमर्ज किया है और उस कैपिलरी की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट सेम मानते हुए, या हाइट को कुछ भी हो हाइट, फिलहाल हम हाइट को सेम मान लेते हैं, लेकिन इस बार डायामीटर बढ़ चुका है। डायामीटर कितना हो गया है, डायामीटर इसका हो गया है 2r। कितना हो गया है, 2r। फिर उसके बाद इसमें जो मास है इसका m kg, यानी यही m की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है, बात समझे। ये कहानी है कुछ। डायामीटर पहले r था, सॉरी, जो डायामीटर जो रेडियस है, कहाँ गया है डायामीटर, लिखा हुआ है रेडियस, पहले रेडियस r थी, अब रेडियस 2r हो गई है। कितनी हो गई, डबल हो गई है। तो मास पहले 5 kg था, अब दोबारा मास कितना होगा ये हमें बताना है इसमें। क्वेश्चन समझ गए। कैपिलरी के केस में दोनों की हाइट सेम है, हाइट सेम मानते हैं, ठीक, हाइट को सेम मान लेते हैं, सरफेस टेंशन सेम होगी। हाइट सेम होगी कि ये भी पता चल जाएगा कि मास और अगर हम रेडियस पे रिलेशन निकालते हैं तो क्या वो हाइट पे डिपेंड करती है कि नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है हाइट का कैपिलरी राइज के लिए, फार्मूला जो होता है कैपिलरी राइज के लिए, जो हमारे पास फार्मूला होता है हाइट के लिए, h इक्वल टू क्या होता है 2t। t क्या है, सरफेस टेंशन है, डिवाइड बाई रो आर जी, और कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये कॉस थीटा है। तो यहाँ पर h r दिया हुआ है, लेकिन मास नहीं दिया हुआ है, मास इसमें नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है रो, ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी को चेंज किया जा सकता है मास के रूप में। बात की जाए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास रो जो होता है वो होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ से वैल्यू जो पुट करोगे उससे पहले हम वॉल्यूम जो होगा, क्योंकि हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ, एक हिसाब से सिलेंडर बन के तैयार हुआ। क्या बना है ये, कैपिलरी राइज हमारे एक हिसाब से सिलेंडर हो गया है। क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम लगा दो यहाँ पर, मास क्या होगा m, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है, याद होना चाहिए। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रो की वैल्यू ये है, इसको उठा के यहाँ रखोगे। यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ पे हमारे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2t है, और नीचे क्या है, नीचे जो वैल्यू उसको रखोगे तो 1/3 ऊपर चला जाएगा। फिलहाल तो यहाँ लिख देते हैं 1/3, और ये पाई आ जाएगा, ठीक, सॉरी m पहले लिखेंगे ना, m है हमारे पास। रो की जगह कितना है, ये है ना, रो की वैल्यू ये है हमारे पास m, कैपिटल M, और G, इसके बाद R लिख दो। अब इसके बाद क्या है, रो लिख देते, mg हो गया। रो की वैल्यू रखना पहले पूरा, इसको सही से लिख देगा। पहले रो की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना है। तो रो की वैल्यू क्या है, कैपिटल M है, नीचे क्या है 1/3 है, और इसके बाद क्या है 1/3 है, और ये हमारे पास पाई है, और इसके बाद r स्क्वायर है, और हमारे पास h है, ठीक। ये हमारे पास रो की वैल्यू है 1/, इतनी कहानी है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आना चाहिए, पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट कायदे से है। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल टी के डिवाइड में अगर दिखा दें तो 1 होगा। ऐसा इसलिए कि प्रॉपर समझ में आना चाहिए, इसके जो डिवीजन में होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये हमारा कॉस थीटा है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या है, इसके अलावा जो हमारे पास आर जी है, आर लिख दो और जी लिख दो, एक आर से एक आर काट दो, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो वैल्यू सही से पुट करना जरूरी है। h इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 2t है। अब यहाँ से देखो ये क्या है, ये हमारे पास ये वाला 3 नीचे आएगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है उठ के ऊपर जाएगा। जब ये पार्ट पूरा ऊपर उठ के जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा, m बचेगा, डिवाइड बाई 3 बचेगा, और क्या बचेगा, और हमारे पास m3 और r बचेगा, और इसके अलावा क्या बचेगा, इसके अलावा हमारे पास बचेगा, सॉरी r तो ऊपर जाएगा, m बचेगा, g बचेगा, r हमारा ऊपर जाएगा। 1/3 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो 1/3 आएगा। ये जो हमारे पास पाई और r और h cos थीटा, ये सॉल्व करके लाएंगे जब ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर तुम ये सोचोगे कि इसके 2t डिवाइड बाई 1 नहीं है, तब तुमको लगेगा ये चौथे भाग में इसको 3 को ऊपर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इस वजह से हमने 1 दिखाया कि इसके डिवाइड में 1 है। अब हमें इस पार्ट को क्या करना था, ऊपर पहुँचाना था, तो 1/3 आएगा, तो 1/3 जो है नीचे आ जाएगा, बाकी हमारे पास पाई r h ऊपर चला जाएगा, और जो m g था वो नीचे रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है पहले से। यहाँ से h कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू हमारे पास लिख सकते हैं 2t, ठीक है, 2t डिवाइड बाई 3g, और क्या है, पाई लिख दो, और क्या है हमारे पास cos थीटा लिख दो, इसको एक तरफ कर दो, और यहाँ से r को बाहर कर दो। ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट की तरीके ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जितनी सरफेस टेंशन है सब में सेम होगी, सरफेस टेंशन सेम होगी, ये पार्ट पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चलेगा जो मास है वो मास किस पे डिपेंड कर रहा है, मास हमारा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से उसको हमने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया है। ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट की तरीके ट्रीट करेगा तब जब हमारे पास सरफेस टेंशन कांस्टेंट होगी। इसमें लिखा नहीं, लेकिन ये हमको एजम्पशन करना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन हमारी कांस्टेंट है। इससे ये पता चला कि जो हमारे पास मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जितना मास होगा उतना ही रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास मास देखो, मास m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू r1 डिवाइड बाई r2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इतना अगर फार्मूला हमें याद होता है, ये बना के दिखाया है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेन कहानी यही निकालने की थी कि जब मास और रेडियस की बात होगी तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर से देखोगे तो लगेगा कि r² आएगा, वॉल्यूम है, ठीक है, इस वजह से प्रॉपर सॉल्व करके मैंने दिखाया। इतना ये क्वेश्चन इसी बात पे सॉल्व होना था कि जो मास होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करो। पहला मास है 5, दूसरा क्या है हमको नहीं पता है, इसको हमने m माना है, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास r आएगा, इसको स्मॉल m माना है ना, नहीं तो स्मॉल m लिखते हैं। r कितना है, r है, जबकि दूसरा r क्या है, 2r है। यहाँ से r कट जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि जो मास है वो कितना आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से 10 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन हमारा इसी बात से सॉल्व होना है कि मास जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये क्वेश्चन हमारा 1 मिनट का है। ये हमने आपको समझाया है कि ये कहानी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी दूसरे क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसकी, टेलीस्कोप की। क्या पूछा जा रहा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसकी है, ऑफ टेलीस्कोप। सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको याद रखना है कि होता है 1.22 और यहाँ पर लैम्डा होता है, डिवाइड किया जाता है किससे, जो डायामीटर होता है टेलीस्कोप का। यहाँ पर स्मॉल ए क्या है, डायामीटर ऑफ टेलीस्कोप, और लैम्डा वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ से हमें देख रहे हैं। ठीक है, ये ए क्या है, डायामीटर है, डायामीटर इसका है टेलीस्कोप का, ये क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है। सारी वैल्यू दी गई है, बस उसमें पुट कर दो। इतना है 1.22, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर है। क्या है, 600 नैनोमीटर है, तो 600 लिख दो। और नैनोमीटर को जब मीटर में बदलना होता है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करो। डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर 2 मीटर दिया है, इसमें दिया है मीटर में, तो 2 लिख दो। इससे इसको काट दो तो यहाँ पर हमारे पास 300 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 2 पावर इसकी कम हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 663 पॉइंट, यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगी, बचेगा 10⁻⁷ और यूनिट होगी रेडियन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये फार्मूले बेस था, ये हमें याद होता तो क्वेश्चन नहीं करता। ठीक है, देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, बाकी अगले क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो देखते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता टेलीग्राम में आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, बाय। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए कितनी है, 10⁻⁻20 जूल। जो ये वैल्यू है जूल में है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा है। अगर हमारे पास जूल में एनर्जी दी गई है, ये जो एनर्जी है E इक्वल कितना है, 10⁻⁻20 जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। कितना हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻20 तो ये है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो ये पावर अगर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16। ये 1/16 है, इससे पावर हम घटाना चाहते हैं, या तो एक ही तरीके कर लें, या फिर हम लिख सकते हैं 1/16। ये जो पॉइंट था इसको दे दिए हैं, और ऊपर कितना है, 10⁻⁻20 है, और नीचे जो 19 था, एक पॉइंट यहाँ से आ गया तो कितना हो गया, 10⁻⁻20 आ गया। ये कट जाएगा और यूनिट क्या चलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/16 को दिया जाएगा पॉइंट, ठीक है, 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमको करना है, कैसे करोगे, 16 लिखोगे तो इसका 1 लिखोगे, इसमें देखोगे नहीं जाएगा तो एक पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 10 हो जाएगा, फिर देखोगे फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 यहाँ बढ़ा दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 96। यहाँ से बचेगा 4, फिर उसका एक 0 लगा के उतार लो यहाँ से, कितना बार जाएगा, यहाँ 6 हो गया, फिर उसके बाद 2 बार में गया, 32 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से 8 आ गया, फिर 0 उठाया, फिर ये हो गया। ये हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट कौन सा है, अप्रोक्सीमेट ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन करनी थी, ये पता होना चाहिए। कभी भी एनर्जी को जूल में दी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगी। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन भेजें, उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक, चलो बाय। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास वेवलेंथ दी गई है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, ये दिया गया है 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर, 10⁻⁻² नैनोमीटर है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, 12.27 डिवाइड में आता है क्या, अंडर रूट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यही हमें फाइंड करना है। और ये जो रिजल्ट निकल जाता है एंगस्ट्रॉम में आता है, किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। यानी अगर लैम्डा की वैल्यू हम एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तभी ये बनेगा, या फिर अगर इसको मीटर में बदलना है तो लैम्डा को 10⁻⁻10 से इधर यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻10 से, जिससे मीटर में हो जाए। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है लैम्डा कितना दिया गया है, लैम्डा हमारे पास दिया गया है 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर है। क्या है, नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.227 × 10⁻², ये तो रहेगा, लेकिन नैनोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये मीटर हो जाएगा। इसको एडजस्ट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.227। ठीक है, और इसकी पावर एडजस्ट करने के बाद हम बना लेते हैं 10⁻10 और एक पावर बना लेते हैं 10⁻1। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो 10⁻1 है इसको लिख दूँ, यहाँ आगे लगा दो 1.227, और ये जो 10⁻10 है इसको एंगस्ट्रॉम बना दो, क्या बना दोगे, एंगस्ट्रॉम। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1227
और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12.27। डिवाइड करोगे किससे, अंडर रूट के अंदर b से। ठीक, अब इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पर ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2127 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस का 4 लिख दो। कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो 227 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 लिख सकते हो। और यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा v आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो, ये इससे पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, अंडर रूट के अंदर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पावर जो है यहाँ पहुँचा दो ऊपर, तो 10 की पावर माइनस 2 एक तरफ है इंटू 10 की पावर प्लस का 4 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ डिवाइड होगा फिर ऊपर पहुँचा देंगे। यहाँ से हमारे पास अंडर रूट v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4 और ये बोल्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बोल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। याद रखना 10 की पावर 4 आएगा। ठीक है, ये कैसे आया, ये 10 की पावर माइनस 4 है, इसको हम जब इधर पहुँचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा फिर इसका ऊपर कर देंगे, और ये रूट वाला इधर पहुँचा दिए थे, यहाँ पे 1 था, फिर वो स्क्वायर रूट ले लिया, खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय, ठीक, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, नीट 2020 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर लगाया गया है। कैपेसिटर जो है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C इज इक्वल टू है 40 माइक्रोफैरेड। इसको कनेक्ट किया गया है, किससे कनेक्ट किया गया है, एक AC वोल्टेज से, जिसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, F जो है वो है 50 हर्ट्ज। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कनेक्ट। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें जो करंट है उसकी RMS वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। कैसे करोगे, हमको ये फार्मूला पता होता है, क्या पता होता है, ये XC जो होता है वो होता है हमारे पास 1/ωc। यहाँ से सबसे पहले हम XC निकाल लेते हैं। XC इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 1 ओमेगा की जगह लिख सकते हो 2πf, और C की वैल्यू जो आपको दी गई है कितना है, 40 माइक्रोफैरेड है, तो इसको फैरेड में बदल दो, तो 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। ठीक है, तो ये फैरेड हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करो, यहाँ ये जो 10 की पावर माइनस 6 है इसको ऊपर पहुँचा दो, ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 है और पाई, पाई को भी पाई लिखते हैं। F की वैल्यू दी गई है कितना, 50, यहाँ पर कितना 40 है, ये 40 लिख दो। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो कम हो जाएंगे ऊपर से, तो बचेंगे 4 ऊपर, कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे। और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा 5 को 20, 20 बचेगा, और ये 20 से 2 40 हो जाएगा, 4 बचे 20 2 40। ठीक है, ये पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया है 10 की पावर 3 डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 इंटू पाई से। ये तुम्हारा क्या निकला है, ये हमारा XC निकला है। क्या निकला हुआ है, XC निकला हुआ है। ये ओम है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो IRMS जो हो जाएगा, यहाँ पे देख रहा है, IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा, ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है कि जो वोल्टेज होता है हमारे पास वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो वोल्टेज कितना है 200, करंट जो रेजिस्टेंस हमारा वो क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पर जब लिखोगे IRMS तो इसको क्या लिख दोगे, इसको लिखोगे V डिवाइड बाई XC, क्योंकि यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस किसका लगा हुआ है, कैपेसिटर का। ये कितना निकाला है, 10 की पावर 3, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हम इसकी पावर जब कम करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और पाई की वैल्यू रख दो उठा के, यहाँ पर पाई की वैल्यू जब रखेंगे 3.14 रख दो। नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा, यहाँ से 2 पावर कम हो जाएंगी इसकी, यहाँ पर बचेगा 10। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, 8 6 को 32, 8 1 को 8, 8 3 11, 8 3 24, 24 1 25,
0.2 के बाद एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। करंट क्या आ जाएगी, जो IRMS वैल्यू आ जाएगी, IRMS वो आ जाएगी 2.5 अप्रोक्सीमेट एम्पियर। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूले बेस है, इसका फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक्स निकालना था। एक्स निकालने के लिए 1/ωc का यूज करोगे। ओमेगा की वैल्यू के लिए एफ की वैल्यू दी गई है, फ्रिक्वेंसी। फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास जब करंट निकालना होगा तो 200 डिवाइड बाई जो हमारे पास ओमेगा एक्स से निकला था उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारे पास पूछा जा रहा है हमसे फेज डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच, लेकिन जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू होता है यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है, a हमारा एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर फेज डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो वेलोसिटी आ जाती है। फिर उसी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए टी के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाता है। अब जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी तभी हम इनके बीच का फेज डिफरेंस बता पाएंगे। ये तो हमें याद होना चाहिए। बाकी तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा हमारा dx/dt, जो कि हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर a तो हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारे पास साइन, ठीक है, ये साइन है। साइन को जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी को लिख देंगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसके बाद ये ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा फाइव का करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, या dx/dt जो आ जाएगा वो आ जाएगा यार ओमेगा आगे ले आओ, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा a, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड हो गई, क्योंकि हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट करोगे जब, तो क्या आएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा a, जो कि आ जाएगा d2x/dt कह दें, या फिर हम कह सकते हैं इसको dv/dt भी कह सकते हो ना, दोनों ही चीज़ें सही हैं, तीनों चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे ओमेगा ए तो कांस्टेंट रहेगा, कॉस का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव आ जाएगा। फिर उसके बाद अंदर जाओगे ओमेगा का, फिर करोगे तो ओमेगा और यहाँ का फाइव का आ जाएगा 0। इसको अरेंज करोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाला आगे आ जाएगा, ये हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ रहा ओमेगा और ये ओमेगा, ये हमारे पास a आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि साइन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। साइन हमेशा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज हमारे पास यहाँ पर पाई है, ये पाई/2 है। लेकिन अगर हमें माइनस चाहिए तो साइन को इस पे आना चाहिए,
यानी पाई से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये माइनस हटा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, ए साइन, यहाँ पर लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई लिख दो। ये बात समझ में ही नहीं है। जब इसको ब्रेक करोगे, इस पाई को आगे भी हम लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं पीछे, इस वजह से दिखाया कि फेज डिफरेंस हमें निकालना है। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है कि साइन ओमेगा टी, अगर ये पाई का है तो इसको जब साइन पाई माइनस थीटा ऐसे लिख करके देख लो जिससे समझ में आ जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेमी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पाई लिख दो प्लस ब्रैकेट में लिख दो ओमेगा टी प्लस पाई। अब इसको जब साइन पाई प्लस थीटा करोगे तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, ये निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर निगेटिव होता है, और हमें ये निगेटिव हटाने के लिए हमने ये काम किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी हो गई, तीसरी हो गई। अब देखो, इसके और इसके बीच जो एंगल होता है, इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस आता है वही फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस जब निकालोगे, फेज डिफरेंस जब निकालोगे तो दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारे पास पाई प्लस, वहाँ दिख रहा है ओमेगा टी प्लस पाई है, यहाँ का इसको माइनस करना होता है। इसको जब माइनस करोगे तो ओमेगा टी माइनस हो जाएगा और माइनस का पाई भी हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, यानी जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई रेडियन आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा। इसको ऐसे करना है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। इम्पोर्टेंट बात ये है, बस यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट का यूज होना था, जब ये माइनस आगे आया है, इस माइनस को रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, ये वाले क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि जब भी साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ में होता है तभी निगेटिव होता है, नहीं तो पॉजिटिव होता है। ये वाला निगेटिव हटाने के लिए हमने अंदर पाई का यूज किया है। अब यही दोनों बीच के जो एंगल का डिफरेंस होता है वही हमारा फेज डिफरेंस होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा रेडियन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको चार्ज किया गया है 3.2 × 10⁻⁷ कूलम्ब से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितनी दूरी पे, 15 सेंटीमीटर। कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, E = होता है 1/4πε0, और ये होता है चार्ज डिवाइड बाई जिस दूरी पे हमें निकालना है उस दूरी का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ पर देखो चार्ज दिया गया है, 1/4πε0 की वैल्यू ये दी गई है। सारी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ये दी गई है। सब मीटर में रखना है। E = 1/4π की जगह लिख सकते हो 9 × 10⁹ ये लिखा हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁷। इसके बाद x 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, 15 × 15 और यहाँ 10⁻⁴। दो इससे मिलेंगे, दो इससे मिलेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको काटोगे 3 से, ये 5 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद इसको 3 से काटोगे तो ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर कितनी है, 9 है, 9 और 4 11 हो जाएगी, 9 और 4 13 हो जाएगी, 13 में से 7 जाएंगी, कितना बचेगा, ठीक है, ये 6 बचेंगे। ये हमारे पास 3.2 × 10⁻, ये माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 25 है, कितना है, 25 है। अब क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जब डिवाइड करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 25 चौको 100। ठीक, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2, एक पॉइंट लगा दो, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये दो पावर कम कर देगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.8 × 10⁻⁴, और इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट सब लिखी हुई न्यूटन पर कूलम्ब। दो कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन।
तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है 112.8 है, ये कितना है 1.2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये पावर को एडजस्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आ जाएगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन इतना नज़दीक दिया होता है ना कि जल्दबाजी करोगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, तो ये भी देखना होता है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं अपना। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाय। देखिए क्वेश्चन, कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जब एयर में है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 6 माइक्रो कूलम। इसके बाद एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे उसका जो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है 30 माइक्रोफैरड हो जाता है। जब एयर में था तब कैपेसिटेंस कितना था 6 माइक्रो, और जब मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी वजह से कितना हो गया 30 माइक्रो। तो आपको ये बताना है इसमें परमिटिविटी क्या है, यानी यहाँ पर एक साइलेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जब एयर में होता है उस समय साइलेंट दिया गया है, ये एयर के केस में। ठीक, ये कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर माइनस का। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब मीडियम चेंज हुआ है उस समय हमारे पास एप्सिलॉन आर क्या है। कोई मीडियम अगर डाला गया है तो एप्सिलॉन आर क्या है। जब एप्सिलॉन आर पता चल जाएगा तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर करके। ठीक है, ये काम हमारे पास होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन होती है कि अगर किसी मीडियम में कैपेसिटर रखा गया है तो वो कैपेसिटर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर है और एयर में कैपेसिटर। ठीक, तो यहाँ पर सीएम कितना है, ये दिया हुआ है 30 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ है मीडियम के लिए। यहाँ पर एप्सिलॉन आर हमको पता नहीं है, और ये क्या है सी नॉट हमारे पास 6 दिया गया है। ये जो है हमारे पास सी नॉट है, ये कितना है 6 है, इससे काटोगे यहाँ से ही पता चल जाएगा कि एप्सिलॉन आर जो है वो कितना है 5 है। यानी जो भी हमारे पास मीडियम का जो हमारे पास परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन होगा, वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो आर से, कितना यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 25 और 40 हो जाएगा, 40 4 44 हो जाएगा, 40 तो 42 हो जाएगा, तो इसका 40 4 44 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट कितने बार लगाओगे, दो के बाद, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4425, ये 4 यहाँ है, इंटू 10 की पावर 2 पॉइंट हम आगे ले गए हैं इस वजह से 10 की पावर 10 हो जाएगा, और ये कूलम का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, दूसरा होगा नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा ये भी मैच करना होगा कि पावर जो किसकी है 10⁻10 10⁻10। यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन पावर का डिफरेंस है। ऑप्शन 4 होगा। ये सब देख के ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहले हमें निकालना था कि हमारे पास जो परमिटिविटी है जब मीडियम में जाएगा कोई चीज़, जब हमारे मीडियम में रखा जाएगा क्या कैपेसिटर, उस समय क्या होगा, तो ये पता चल जाएगा कि 5 टाइम्स होगा। ठीक है, जब 5 आएगा तो उसी 5 से जो एयर में था परमिटिविटी उसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास निकल आएगा रिजल्टेंट जो हमें चाहिए था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं। ठीक, बाय। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हमें स्ट्रेस की डायमेंशन बतानी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया।
ये हमें पता होना चाहिए। फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एरिया जो होगा तो एरिया ही होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। मास को जब हम डायमेंशन में लिखते हैं तो एम लिखते हैं। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है क्या होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू। और एरिया का जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल टू। बस इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मास तो एक है यानी एम एक है, एल हमारा टू है यहाँ पर, एक हूँ यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का वन बचेगा। और ये क्या रहेगा? टी माइनस टू। कोई ऑप्शन हो मैच करा लो। पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे रिप्लेस किए। यहाँ फोर्स को हम लिख देंगे, फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया हमारा एरिया रहता है। मास की जो डायमेंशन होती है वो एम होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को एल से लिखेंगे और ये टी इनवर्स टी स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ पर हमारे पास एल टू, ठीक है। देख लो, समझ लो, समझ में आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें हमसे कहा जाएगा कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस से हमें अगर प्रोटॉन निकालना होता है तो हम लोग एक वेवलेंथ यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है म्यू होती है, ठीक है। उस केस में यहाँ पे क्या होता है? इस सरफेस से कुछ काम होता है, वर्क फंक्शन होता है फाई, इसको फाई नॉट भी कह सकते हो। इसका काम रहता है कि इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस में लाना, फिर उसके बाद कुछ जो एनर्जी होती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज में होती है। यानी अगर यहाँ से ई एनर्जी जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? म्यू है, उसको हमने इंसिडेंट किया है, तो यहाँ पर फाई नॉट और के रूप में ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। फाई नॉट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस के ऊपर लाने का काम करेगा, यानी इस सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है, जो फाई वर्क फंक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस में लाने का काम करेगा। फिर उसके बाद उस सरफेस को इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज की जाएगी। यहाँ पर जो हमारे पास इमिशन एनर्जी होती है एच न्यू इज इक्वल टू क्या होती है? फाई यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस रूप में यूज की जाती है। वर्क फंक्शन में जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है, वर्क फंक्शन में जो भी फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो भी फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है, उसी फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हम लोग किससे लिखते हैं? म्यू नॉट से लिखते हैं, ठीक है। समझ गए क्या बात बोला? जो भी फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस में लाने के लिए यूज की जाती है, उस एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। अब पेपर में क्या बोला गया है? पेपर में बोला गया है जो हमने म्यू को इंसिडेंट किया है वो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का 1.5 टाइम्स है। तो पहले केस में हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट। इसमें निकाल लो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी म्यू म्यू नॉट की जगह क्या लिखना है? 1.5 म्यू नॉट। और यहाँ पर क्या है? एच तो रहेगा ही जो है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको फाइव की जगह हम लिखेंगे क्या लिख सकते हैं? फाइव की जगह लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एच म्यू नॉट। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 0.5 एच म्यू नॉट आ जाएगी। ये पहला केस है, ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या करते हैं? जैसा क्वेश्चन बोला है, दूसरे केस में बोला जा रहा है कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है जो पहले यूज की गई थी उसका आधा, यानी ये एनर्जी क्या होगी? जो ये फ्रिक्वेंसी है ये हाफ कर दी जाएगी। जब ये हाफ कर दिया जाएगा तो एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। देखो सेकंड केस, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हुआ है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी K2 होगी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? फाई नॉट तो चेंज होगा नहीं, जो पहले है वैसे वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या हमारे पास है? एच म्यू, एच और म्यू नॉट। हमें क्या करना है? इसको आधा करना है पहले का, तो ये हमारे पास जो भी था उसका आधा कर दो। ये कितना था? 1.5 था। 1.5 था ना पहले, पहले केस में इतना था ना, उसको हमने हाफ कर दिया है। माइनस म्यू नॉट इसमें फिर कटेगा, एच म्यू नॉट। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 0.75, और एच को कॉमन ले, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने एच म्यू नॉट। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का
5h/0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/4h/0 लिख सकते हैं। अब एक ऑप्शन दिया हुआ है 1/4, तो कुछ लोग तो इसी को लगा के चले आएंगे, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता तो हमारे पास ये आंसर हो जाता। लेकिन जब ये निगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि उस केस में हमारे पास कोई भी करंट नहीं निकलेगी। इसने पूछा है तो सेकंड केस में कितनी करंट होगी, तो हम बता देंगे क्योंकि इस केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है वो निगेटिव आई है, इस वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ऑप्शन हमारा पहला होगा, ना कि चौथा होगा। समझ गए ना बात को। अगर यही वैल्यू हमारे पास क्या आती, पॉजिटिव आती, समझ गए, अगर ये पॉजिटिव आती, माइनस ना आती, तो उस केस में हमारे पास जो करंट फ्लो होती वो 1/4 हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर ये नेगेटिव आया है। कभी भी करंट नहीं फ्लो हो सकती जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाए। जब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, निगेटिव में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है। जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। बाकी देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। एक बात दिमाग में ये याद रखना है कि जो भी फ्रिक्वेंसी किसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए यूज की जाती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कार्य किया जाता है वो वर्क फंक्शन के रूप में किया जाता है, ठीक। एच हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ पूछ नहीं गया, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल को ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी कितनी है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। अब इसकी मूवेबिलिटी बतानी है। सिंपल सा फार्मूला होता है मूवेबिलिटी का, म्यू से लिखा जाता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऊपर लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे लिखते हैं। वैल्यू सारी दी गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, ये है 7.5 इंटू 10⁻⁻4, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻10 है। यहाँ से जब काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2.5 बचेगा, और इसकी पावर देखो यहाँ माइनस का 10 है, यहाँ माइनस का 4 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की 6 बचेंगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, 2.5, ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। सिंपल सा है, बस फार्मूले बेस था, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बाय। देखिए जरा, इसमें हमारे पास क्या है, एलसीआर सर्किट है, ठीक है। क्या है, एलसीआर सर्किट, एल है, सी है, आर है, ठीक। इसको हमने एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद पहला केस क्या होता है, ये हमारे पास एल है, ये सी है, और ये आर है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में जैसे क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट केस एल को रिमूव कर देते हैं। किसको रिमूव कर देते हैं, एल को नहीं, सी को। पहले केस में किसको, व्हेन एल इज रिमूव, एल को रिमूव करना है। जब एल को रिमूव करते हैं, यानी कैप इंडक्टेंस को रिमूव करते हैं, जब इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास कैपेसिटर बचेगा और रजिस्टेंस बचेगा। फिर उसके बाद सेम सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे इसको। उस समय जो हमारे पास फेज डिफरेंस आता है tan phi इज इक्वल टू क्या आता है, ये सी है, ये आर है। ये फेज डिफरेंस जो हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, वो हमारे पास आता है एक्सएल, सॉरी क्या आएगा, क्योंकि एल हट चुका है, एक्सी डिवाइड बाई आर। ये फेज डिफरेंस कितना आता है, ये फेज डिफरेंस आता है मेरे पास 5/3, ऐसा बोला जा रहा है। इक्वेशन ये बन जाएगी एक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, सी को रिमूव कर देते हैं, सी को रिमूव कर देते हैं तो कहानी क्या होती है, ये हमारे पास इंडक्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, सेम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एल है, यहाँ पर एक्सएल आ गया, यहाँ पर एक्सी भी कह सकते हो, ये हमारा रेजिस्टेंस आएगा, ठीक।
तब यहाँ पे कनेक्ट करें, इस समय भी हमारे पास जो tan phi ये 1 था, ये tan phi 2 मान लेते हैं। ये भी हमारा कितना आता है, π/3 आता है, सेम वैल्यू आती है ना π/3। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा XL/R। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, बराबर है। और जब दोनों का फेज डिफरेंस बराबर है, ये और ये बराबर है, कितना है π/3। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल हो जाएगी इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस सेम है इस वजह से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास XC/R इज इक्वल टू आएगा XL/R। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हो, यहाँ से दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास ये कहानी निकल के आ जाती है कि यहाँ से ये कंडीशन कौन सी है, रेजोनेंस की है। रेजोनेंस, ये कंडीशन रेजोनेंस की है। रेजोनेंस की कंडीशन में XC और XL बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ से R कट जाएगा तो ये बचेगा XC बराबर XL। इस केस में हमारे पास जो Z निकल के आता है, Z का फार्मूला क्या होता है, Z का फार्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दोनों बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से Z बराबर हमारे पास R आ जाता है। रेजोनेंस के केस में दोनों कट गए, यहाँ से XC बराबर XL आ गया। अब हमें जो पावर फैक्टर पूछा गया है, पावर फैक्टर होता है हमारे पास cos phi, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है R/Z। ये याद रखना, ये है हमारे पास पावर फैक्टर, क्या है, यही पूछा गया है पावर फैक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या है, cos phi इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, cos phi इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, R है, और Z की वैल्यू भी R है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 किसका होता है, cos phi यानी 1 किसके बराबर आता है, cos 0 के। तो यहाँ से phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं 1। तो हमें क्या क्यों बोला कि हमें cos phi निकालना था, एंगल नहीं पूछा गया, एंगल पूछा ही नहीं गया, हमें केवल cos phi निकालना था। तो cos phi कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या करना था। पहले तीनों लगे हुए थे, फिर उसके बाद पहले केस में हमने L को हटा दिया, यानी इंडक्टेंस को हटा दिया। इंडक्टेंस को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास C बचा है और R बचा है। उस समय फेज डिफरेंस हमने π1 माना, लेकिन ये वैल्यू किसकी, π/3 के बराबर है। दूसरे केस में हमने कैपेसिटेंस को हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया, ये डायग्राम बना, यहाँ से हमारे पास XL और R है। इस समय फेज डिफरेंस π2 है, ये भी π/3 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब दोनों इक्वेशन को बराबर किया तो यहाँ से R कट गया, ये पता चला कि XC बराबर XL है। ये कंडीशन हमारे पास रेजोनेंस की होती है, किसकी होती है, रेजोनेंस की, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुनाद। क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ये रेजोनेंस की कंडीशन जब आएगी तो हमारे पास Z की जो वैल्यू आती है, फार्मूला ये होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये 0 हो गया, यहाँ से Z बराबर R आ गया, ये इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ से cos phi इक्वल टू क्या आता है, क्योंकि हमारे पास पावर फैक्टर है R/Z, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, चौथा। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास 4 kg और 6 kg का मास है, ठीक है। 4 kg और 6 kg का मास है, और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग लगी हुई है, ये पूरी स्ट्रिंग एक है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास पूरी एक है। इसको एक पुल्ली से लगाया गया है, ये जो तार है हमारे पास सेम है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे लगाया गया है, और ये एक हमारे पास पुल्ली लगी हुई है। इसके विषय में बताया जा रहा है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसका मास नहीं है, पुल्ली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कोई भी लॉस फ्रिक्शन की वजह से नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, जब ये फोर्स हमारा 6 kg जो है, 6 kg की वजह से जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा या वेट कहते हैं उसको कहेंगे 6G कहेंगे, ठीक है। और ये जो 4 kg है इसकी वजह से जो लगेगा वो क्या रहेगा, 4G रहेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक टेंशन यहाँ पे लगेगी T, और एक टेंशन यहाँ पे लगी इस वाले को बैलेंस करने के लिए T। ओवरऑल देखा जाए तो क्या होगा, इन दोनों का जो नेट टेंशन आएगी वो ये माइनस ये आएगी, क्योंकि दोनों तार जो तार हमारा सेम है ना, तो इसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों फोर्सों का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, नेट फोर्स, दोनों फोर्सों का डिफरेंस आएगा। जो वेट लगाए गए हैं इसको फोर्स की तरीके ट्रीट करना है। तो नेट फोर्स हमारा, नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। नेट फोर्स
क्या आ जाएगा हमारे पास 6G माइनस 4G। ये बात समझ में आई। अब ये बैलेंस तभी हो सकता है ना अगर नेट फोर्स हमारे पास पता चल जाए। नेट फोर्स मतलब है इन दोनों का डिफरेंस अगर हमने इस पे इसके साथ लगा दिया, क्योंकि ये तो ज़्यादा फोर्स है ये कम है, तो नेट फोर्स को लगा बैलेंस करने के लिए हमें नेट फोर्स जो निकालना होगा वो इन दोनों फोर्सों का डिफरेंस होगा, उसी फोर्स को हमें यहाँ पे लगाना होगा जिससे बैलेंस बना रहे। ठीक है, तभी ये बराबर आ पाएगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो ज़्यादा है उसमें कम वाले को घटा दोगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2G। अब अगर नेट फोर्स की बात करें तो हमारे पास जब नेट एक्सीलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, ओवरऑल सिस्टम को जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम क्या कह सकते हो, ए से मान सकते हैं। लेकिन मास क्या है, एक मास ही एक मास ही है, यानी 6 + 4, ये क्या आ जाएगा, यही हमारा जो फोर्स आएगा ये हमारे नेट फोर्स के बराबर आना चाहिए। कितना आ जाएगा, 2G के बराबर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो और कुछ नहीं है इसमें। ए इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 2G डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से G/5 बचेगा। समझ गए ना ये कैसे आया। अगर हमें नेट एक्सीलरेशन चाहिए सिस्टम का तो वो नेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या काम था कि सबसे पहले हमने नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स निकालने के बाद हमने क्या किया, इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारा इस फोर्स के बराबर होना चाहिए जिसमें एक्सीलरेशन ए होना चाहिए। अगर हम क्या करें, ए एक्सीलरेशन ले लें और उस ए एक्सीलरेशन यानी G/5 ले लें, फिर दोनों मास को ऐड कर दें तो वही फोर्स निकलेगा जो यहाँ पे था। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, हमारे पास सीधा फार्मूला याद रखते हैं क्या, जो सिस्टम का एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाई क्या डिवाइड करते हैं हमारे पास, सम ऑफ मासेस, जितने भी मास दिए गए हैं उनका सम। यहाँ से कह सकते हो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 g1 माइनस m2 g2। अब किसी एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो। जो ज़्यादा होगा वो m1 होगा, जो कम होगा वो m2 होगा। ठीक है, यहाँ पर g1 जो है g दोनों बराबर है तो हम g रख दें, क्योंकि कहीं भी अगर डाउनवर्ड हो तो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे g लिख सकते हो। ठीक, तो ऐसे कर सकते हो। जो वैल्यू पुट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो बाय, टेक केयर। अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, यंग डबल स्लिट है। ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स है, एक सोर्स यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी होती है। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। इनसे कैपिटल डी दूरी पे एक स्क्रीन रखी होती है। क्या रखी होती है, स्क्रीन। ये स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन रखी हुई है, कैपिटल डी है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब निकालते हैं तो सेंट्रल जो फ्रिंज निकलती है जिसकी विड्थ जो होती है, विड्थ का फार्मूला जिसको लोग बीटा से लिखते हैं, क्या होता है, लेमडा और कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पर एन डी होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर की फ्रिंज है। ये फार्मूला हमारा होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। कौन सा फार्मूला होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए। फिलहाल हम मान लेते हैं नंबर 1 की फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज है, जिसके लिए एन बराबर हमारे पास 1 है। यहाँ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। फिर इसने बोला है कि अगर हम जो सोर्स रखे गए हैं कोहेरेंट, इनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें। ये जो डिस्टेंस है सेकंड केस में क्या कर दें, d/2 कर दें। और जो ये हमारे पास स्क्रीन की विड्थ है इसको डबल कर दें। क्या कर दें, इसको डबल कर दें, यानी ये 2D कर दें। तो उस केस में हमारे पास बीटा क्या होगा, तो क्या है हमारे पास, बीटा डैश कर दें और यहाँ पर लेमडा तो कांस्टेंट रहेगा, जो है वही रहेगा। कैपिटल डी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2D हो जाएगा। और स्मॉल डी क्या हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे पास लेमडा ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर डी लिख दो और यहाँ पर स्मॉल डी लिख दो, और ये जो 2 है ये ऊपर जाके इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देगा। यहाँ से हमें ये पता चलेगा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो बीटा डैश इज इक्वल टू क्या है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम बीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि 4 आगे कर दिया जाए और बीटा यहाँ लिख दिया जाए। तो ऑप्शन देख लो, यानी अगर ये कहानी हम करते हैं, ये चेंज करते हैं, तो उस केस में जो फ्रिंज की विड्थ है वो क्या होगी,
4 टाइम्स हो जाएगी। तो कहीं पर है ऑप्शन नंबर चौथा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, ये जो फार्मूला हमारा होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, और हमें ब्राइट फ्रिंज का ही फार्मूला लगाना होगा अगर मेंशन नहीं करता कि डार्क है कैसी है ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमें लगाना होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर ये कहानी हम करते हैं, चेंज करते हैं, क्या चेंज है कि सोर्सों के बीच की दूरी को आधा कर दें, स्क्रीन की डिस्टेंस को डबल कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो विड्थ होगी फ्रिंज की, वो पहले जो विड्थ थी उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये लॉजिक पे बेस्ड था। ठीक है, और हमेशा दिमाग में याद रखना है कि अगर कहीं पर मेंशन नहीं करता कि कौन सी फ्रिंज है, तो हमें मानना होगा कि ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। ठीक, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो हमारा क्या है आर गेट है, लेकिन जब भी जीरो लग जाता है तो ये नॉर गेट हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है, ये आर है लेकिन ये नॉट लगा हुआ है, इस वजह से नार हो गया। सेम यही बात है। अब यहाँ से ये कहानी है कि जब यहाँ से ए गया तो ये क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, और यहाँ से जब बी गया तो ये क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ तक आ गए तो क्या हुआ, ए बार प्लस बी बार हो गया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो पूरे में बार लग जाएगा, तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, कभी भी ऐसी कहानी हो तो क्या कर सकते हैं, इनके बार को अलग अलग कर दो, यानी ये जो ऊपर और बार है इसको अलग अलग कर दो और डॉट प्रोडक्ट कर लो दोनों का। अब अगर किसी चीज़ का एक बार बार लगा फिर दोबारा बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए इंटू बी आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो वाई आएगा हमारे पास फाइनल वो क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा। बस अब देख लेना है कौन सा ऑप्शन में हमारे पास ये कहानी सेटिस्फाई होती है। पहले यहाँ पर देखो, अगर ए बराबर जीरो है, बी बराबर जीरो है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था। यहाँ पर जीरो नहीं आया, डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आओ, ये है और ये, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, बिल्कुल आया है। आगे देख लो, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए था, जीरो, यहाँ वन आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। समझ गए, तो ये खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वन, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर दो वन 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 डॉट वन करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, जीरो डॉट जीरो करोगे तो जीरो आएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो डॉट जीरो वन आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी बचा ऑप्शन सेकंड, उसको बिना देखे भी हम लोग सही कर देंगे। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, जब जीरो डॉट जीरो करोगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, इसका मतलब सही बात है। जीरो डॉट वन करना चाहिए तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ये भी सही है। वन डॉट जीरो करना चाहिए तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ये भी सही है। वन डॉट वन करना चाहिए तो क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ये करने का तरीका यही है। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी ऐसी कहानी आती है तो लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी ये होती है, दूसरी मल्टीप्लाई वाली में भी होती है, क्या होती है, हमारे पास ए इंटू बी का बार अगर दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, तो दोनों बातें सेम है। अब जब उसको इधर चेंज कर सकते हैं, जैसी कंडीशन हो वैसे हमें चेंज करके दिखाना होगा, तो ऑप्शन सेकंड होगा। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन 2020 का है, इसमें क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा अगर हमारे पास मास दिया हो। ठीक है, तो हमारे पास जो आइंस्टीन का नियम था, ई बराबर क्या था, एम सी स्क्वायर, इसी का यूज करना है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर ई इज इक्वल टू एम क्या है, 0.5 ग्राम है, क्या है, ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, 1000 से। अब सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸, ये हमें याद होनी चाहिए, होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, और ये 10⁻³ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9×45 आ जाएगा, एक पॉइंट लगा दो, ये पावर कितनी हो जाएगी, 13, ये 3 ये है, 16 ये है, कितनी हो जाएगी, 13 बचेंगी, और जूल आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए कैसे करना है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर नहीं करोगे तो ऑप्शन ये अलग से निकल जाएगा, ये भी नहीं हो कोई भी। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो।
बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमें पूछा जा रहा है कि हीट रिक्वायर की बात की जा रही है, ठीक है, और टेम्परेचर किसके लिए है, दो सॉलिड किसके तार है, कॉपर स्फेयर, जिनकी रेडिया क्या है, R1 और R2 है, और ये रिलेशन बताई गई कि R1 बराबर होता है 1.5 R2। ठीक, तो हमारे पास जो हीट होती है, हीट का जो फार्मूला होता है, हीट रिक्वायर का जो फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू होता है मास इंटू एस इंटू टेम्परेचर में चेंज। ये हमारे पास क्या होता है, हीट का फार्मूला होता है, ठीक है, कितनी हीट रिक्वायरमेंट है उसके लिए। अब यहाँ पर एस बोला जाए तो सेम मटेरियल की बात हो रही है, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है 1 केल्विन के थ्रू, तो ये टेम्परेचर को भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी हीट जो है वो मास पे डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, मास पे। तो हीट हमारा मास पे डिपेंड करती है, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। एक तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेडियस दी गई है, मास का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब हमें मास को चेंज करना होगा। जब मास को चेंज करोगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मास होता है, जो मास होता है वो क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी भी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि इसने बोला है कि क्या है, कॉपर के स्फेयर है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कभी भी याद रखना स्फेयर की बात होगी तो ये होगा, और रो हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पता चला कि ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये बात भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये पता चल गया हमें कि जो मास है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए। यहाँ पर ये याद रखना स्फेयर की बात हो रही थी, इसलिए स्फेयर का हमने वॉल्यूम यूज किया है। वी इक्वल टू क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात हो रही है, इस वजह से हमने ये लिखा है। अब यहाँ से जब ये डायरेक्टली और ये इसके बराबर है, तो यहाँ से पता चल गया जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। अब कुछ नहीं करना है, बस आंसर रख देना है। कैसे करोगे, सबसे पहले हम शुरू कर दें। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गई, पहले हीट हमारे पास Q1, फिर हीट Q2 इज इक्वल टू R1, फिर R2 का होल क्यूब। Q1 अगर Q है तो यहाँ पर Q2 हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू, इसी का रेशियो हमसे सर पूछा गया है, रेशियो बताना है, ठीक है। Q1 इज टू Q2 का रेशियो बताना है, इन दोनों का रेशियो बताना है। R1 कितना है हमारे पास, R1 जो है, R1 हमारे पास है, R1 अगर R है, R1 और ये R1 की एक हम क्या लिखेंगे, सॉरी, R1 की एक हमें लिखना 1.5 R2, 1.5 R2, नीचे क्या है, R2 है, इसका क्यूब कर दोगे तो यहाँ से R2 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, 1/5 डिवाइड बाई, ये पॉइंट जो है हमने हटा के नीचे 10 कर दिया, और इसको काट दो, ये क्यूब भी रहेगा, ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। यहाँ से हमारे पास Q1 इज टू Q2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये 20 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब करा दिए हैं एक एक करके, ठीक है। बाकी इनको कंबाइन कर देंगे, इससे एक जगह ही मिल जाएंगे आपको। अब बस आपको क्या करना है, देखना है, पढ़ना है, समझना है, और बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। अब 2019 का कराएंगे शाम से, अभी कल से, ठीक। बाय।